टू आई फिजिक्स। इस क्लास में चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है कि जब चार्ज फिक्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है जब चार्ज फिक्स्ड है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब चार्ज मूव कर रहा हो, इस केस में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र या वो फील्ड, वो एरिया जहाँ पे भी हम किसी मैग्नेटिक पिन को रखते हैं तो उस पर कोई टॉर्क एक्ट कर रहा होता है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक पिन जो होती है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में आकर रुक जाती है, एक फिक्स डायरेक्शन में आके रुकती है। उस एरिया को हम जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। सपोज ये कोई मैग्नेट है, इसके इस पॉइंट पे हमने एक मैग्नेटिक पिन रखी तो इस पर कुछ टॉर्क एक्ट होगा, जिसके कारण जो होता है ये एक सर्टेन डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेसिकली वो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में एंट्री करती है, यानी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू द एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच टॉर्क इज अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक पिन causing it to rotate and stay in certain direction is called magnetic field. And the direction of line drawn from यहाँ पे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा, is of a small hanging freely at any point in this field is called direction of magnetic field at that point. Okay, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी एक मैग्नेट होता है। इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जब भी हम किसी किसी मैग्नेटिक पिन को, यानी हम बोल सकते कंपास को हम फ्रीली हैंग करते हैं तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाती है। ओके, अब हम समझेंगे कि मूविंग चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। उसके लिए हमने ओस्टर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इजी है, आप चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस एक कंडक्टिंग वायर लेनी होगी और एक बैटरी की और एक कंपास बोले या तो कोई मैग्नेटिक पिन हो। ओके, तो इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओस्टर्ड, उन्होंने एक वायर को बैटरी और एक की के साथ कनेक्ट कर दिया और जो कॉम्पस ले रखा है, कॉम्पस या बोले तो मैग्नेटिक पिन, उसको उसने उस वायर के निचले हिस्से में रखा। जब की ओपन है, यानी इस सर्किट में या इस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में जो कॉम्पस है वो एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपना फिक्स रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम कुछ करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता है। ओके, ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण जो होता है वो कंपास में या फिर मैग्नेटिक पिन के अंदर डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। और इसमें जो थर्ड पार्ट है, इसमें दिखाया है जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी रिवर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होने लगा, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है, या उनके भी इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा हो वो चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मूविंग चार्ज से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, हम लिख सकते हैं ओस्टर्ड ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर when a compass is placed near a current carrying wire, the needle deflects indicating the presence of magnetic field. If reversing the current, then reverse the direction of compass needle deflection.
when we increase current or compass come close to wire then it show deflection is compass also increase। यानी जब हम इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो कितना है, इसको फाइंड करने के लिए बायो-सैवर्ट ने अपना एक रूल दिया है, एक नियम दिया जिसके अनुसार हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी करंट फ्लो कराने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट उन्होंने एक वायर ले लिया, ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से इतना तो प्रूफ हो गया था कि किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराने से उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। पर करंट को फ्लो कराने कितनी करंट फ्लो कराने पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए बायो-सैवर्ट ने अपना एक रूल दिया जिसके अनुसार उन्होंने एक वायर लिया जिसकी लेंथ सपोज L है, ये वायर है, ये भी एक वायर है जिसकी लेंथ जो है वो L दे रखा है और इससे P डिस्टेंस पर पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मतलब इस वायर पे पॉइंट P पर हमने कोई कंपास रख दिया और इसमें करंट I फ्लो कराते हैं तो देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सपोज यहाँ पे इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। हमने एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं इस वायर का डेल्टा L, दिस पोर्शन इज कॉल्ड दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ इज डेल्टा L। और यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है डेल्टा L और पॉइंट P के बीच, उसको हमने R ले लिया, स्मॉल r, और इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई इसकी जो वैल्यू होती है वो इन चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला I कितना करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड जो होता है एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट से या वायर से उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, और इनके बीच जो हमने स्मॉल पोर्शन ले रखा है लेंथ का, या हम बोल रहे हैं लेंथ और इनके बीच बनने वाले एंगल थीटा। इन चार फैक्टर पे जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है। तो हम लिख सकते हैं बी इज, यहाँ पर होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो करंट आई के प्रोपोर्शनल होती है। फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया, ये है फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। सेकंड फैक्टर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिमेंट एंड लेंथ की स्मॉल पोर्शन पर डिपेंड करती है, डेल्टा एल हो गया। तो डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ओके, डेल्टा बी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल पोर्शन ऑफ एलिमेंट लेकर उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश। जब हमने पूरे लेंथ का लेंगे तो वहाँ पे बी यूज करेंगे और वहाँ डेल्टा एल की हम पूरी लेंथ लेंगे इसका, ठीक है। और थर्ड पोर्शन जो होता है वो डिपेंड करता है डेल्टा बी ई प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑफ साइन थीटा, इन इस एंगल के साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फोर्थ पोर्शन जो इसका डिपेंड कर रहा होता है डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वायर टू पॉइंट P। ओके, तो वी कैन राइट here we can write delta B is proportional to I delta L sin theta upon R square. Okay, I is the current which is flowing wire, delta is the small length of wire, sin theta is the angle between point to length, and R is the distance between wire to delta B equal to mu naught upon 4 pi
आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो यहाँ पे म्यू नॉट है वो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस डेल्टा बी। इस मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसको हम ले सकते हैं डेल्टा बी, या बी इक्वल टू, सर बी की जो यूनिट है वो टेस्ला हो गई, या हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, बॉयल-सेवर्ट लॉ का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमने कोई वायर ले लिया जिसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और इस वायर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ओके, बी फाइंड करना है, और इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर है, और एंगल जो बन रहा है ये सपोज ये एंगल 30 डिग्री है। तो बी इक्वल टू कितना होगा, यानी इस पॉइंट पी पर इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इस पूरे वायर का लेंथ हम लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारे पास एल एंड साइन 30 डिग्री अपन आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आई जो होता है वो हमारे पास दे रखा है 10 एम्पियर, और एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो कैलकुलेट दिस वैल्यू, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 पावर -7 इंटू 10 एम्पियर करंट की वैल्यू, लेंथ जो रखा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 इंटू 10 पावर -2, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू मैंने 5 लिखा था, 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर इंटू 10 पावर -4। 5 सेंटीमीटर को हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 5 इंटू 10 पावर -2, इसका स्क्वायर है तो -4 हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 10 पावर ये कैंसिल, 10 पावर -7 इंटू 1/25 इंटू 2 50, प्लस ये 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, 10 पावर -7 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/50 इंटू 10 पावर -3, यानी इस वायर से पॉइंट पी के बीच जो डिस्टेंस आर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है वो हो गया कितना 2 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। इस वायर के अंदर करंट कितनी है 10 एम्पियर, और इसका लेंथ जो है वो इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और एंगल 30 डिग्री। ओके, दिस इज द एग्जांपल इज बेस्ड ऑन बायो-सेवर्ट लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय।